गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज आप लोग की एनिमल हस्बेंड्री एंड वेटनरी साइंस की तीसरी क्लास है। इसके पहले हम दूसरी क्लास में पढ़ रहे थे जलवायु का पशुओं पर प्रत्यक्ष प्रभाव, जिसमें 4 पॉइंट थे। 2 पॉइंट हम पढ़ चुके थे, 3 पॉइंट पढ़ चुके थे। चौथा पॉइंट है प्रकाश का पशुओं पर सीधा प्रभाव। तो देखते हैं प्रकाश का पशुओं पर सीधा प्रभाव कैसे क्या पड़ता है। दिन की लंबाई, यानी कि दिन बड़ा होता है, दिन की लंबाई वही हुआ। दिन की लंबाई पशुओं में प्रजनन को प्रभावित करती है। दिन की लंबाई पशुओं के प्रजनन पर प्रभाव डालती है या प्रभावित करती है। भेड़ें आदि पालतू पशुओं में जनन चक्र रिप्रोडक्शन साइकिल का नियंत्रण प्रकाश काल प्रक्रिया द्वारा होता है। भैंस पशुओं में सर्दियों के मौसम में छोटे दिन के कारण गर्भाधारण दर अधिक होता है, जबकि इन पशुओं में यह गुण प्रकाश काल प्रक्रिया द्वारा नियंत्रण नहीं होता है। कहने का मतलब ये है कि भेड़ आदि पालतू में पशुओं में जो जनन चक्र होता है वो गर्मियों के दिनों में यानी प्रकाश काल प्रक्रिया द्वारा होता है, और भैंस में ऐसा नहीं है। भैंस जो है सर्दियों के मौसम में छोटे दिन के कारण गर्भाधारण दर अधिक होता है, ठीक है, जबकि इन पशुओं में यह गुण प्रकाश काल प्रक्रिया द्वारा नियंत्रण नहीं होता है। अब नेक्स्ट आता है जलवायु का पशुओं पर परोक्ष प्रभाव, यानी कि जो दिखाई नहीं देता है वो क्या है। जलवायु का प्रभाव पशुओं के साथ साथ वनस्पति पर भी पड़ता है, तथा वनस्पति प्रत्यक्ष रूप से पशुओं को प्रभावित करती है, जो हमें दिखाई देता है। पशुओं के लिए चारे की उपलब्धता, मात्रा तथा उसकी गुणवत्ता जलवायु द्वारा निर्धारित होती है, जैसे वर्षा ऋतु में तथा उसके बाद पर्याप्त मात्रा में चारा उपलब्ध होता है। कहने का मतलब ये है कि पशुओं के साथ साथ वनस्पति पर भी इसका प्रभाव पड़ता है। जलवायु का परोक्ष प्रभाव जो है पशुओं के साथ साथ वनस्पति पर भी पड़ता है। जो वनस्पति का प्रभाव पड़ता है वो प्रत्यक्ष रूप से दिखाई पड़ता है, क्योंकि हमें चारे वर्षा तथा वर्षा के बाद प्राप्त होते हैं, वो दिखाई देता है, और उसके पहले पर्याप्त मात्रा में चारा नहीं होता है, ठीक है ना, वही है। अब है उत्तरी भारत में सर्दी के मौसम में बरसीम तथा रिचका पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध रहता है, जबकि दक्षिण भारत में चारे उपलब्ध नहीं होते हैं। कहने का मतलब है उत्तरी भारत में जो है सर्दी के मौसम में बरसीम तथा रिचका पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होता है, लेकिन जबकि दक्षिण भारत में ऐसा नहीं, ये चारे उपलब्ध नहीं होते हैं, ठीक है, क्लियर हुआ। अब आते हैं जलवायु का पशुओं पर दूसरा परोक्ष प्रभाव क्या पड़ता है। मतलब दूसरा परोक्ष प्रभाव जो जलवायु का पड़ता है पशुओं पर, उसमें क्या है कि उन पर लगने वाले परजीवी तथा बीमारियां हैं, ठीक है। जो वर्षा ऋतु में ये पशुओं पर अधिक प्रकोप करते हैं। जब बरसात हो जाती है उसके बाद छोटे छोटे परजीवी या बीमारियां जो है पशुओं में बहुत फैलती हैं, जो दिखाई नहीं देती हैं, ठीक है, वो इंटरनल होती हैं। तो ये है, क्लियर हुआ, जलवायु का पशुओं पर प्रत्यक्ष प्रभाव और परोक्ष प्रभाव, ये दोनों खत्म हुए, क्लियर हुए। अब नेक्स्ट आता है 5वां एडॉप्टेशन ऑफ एनिमल्स, यानी कि पशुओं का अनुकूलन। जैसे क्या है, जीवों को जीवित रहने के लिए उन्हें अनुकूलन की आवश्यकता होती है, जो उन्हें उनके वातावरण में रहने पर लाभ प्रदान करते हैं। कहने का मतलब है कि अगर वो अपने अनुकूल परिस्थिति में रहेंगे तो वो उनको फ़ायदा करेगा, उससे कोई नुकसान नहीं होगा, वो अच्छे से रह पाएंगे, ठीक है। अब इसकी डिफिनीशन क्या है, परिभाषा। अनुकूलन एक जटिल प्रक्रिया है, बिल्कुल एक कठिन प्रक्रिया है अनुकूलन, जिनके द्वारा प्राणी अपने आप को एक विशिष्ट वातावरण में रहने योग्य बनाता है, ठीक है। जैसे कहने का मतलब है जब प्राणी एक जगह दूसरी जगह कहीं जाता है तो वो अपने आप को एडजस्ट करने में बहुत क्रिटिकल होता है, बहुत टाइम लेता है, और उसके बाद एक विशिष्ट वातावरण में अपने आप रहने योग्य बना लेता है धीरे धीरे, ठीक है, वही है अनुकूलन, ठीक है। अब अनुकूलन के आगे, इसके आगे देखते हैं, देखिए नेक्स्ट है, उसके आगे है अच्छे प्रकार से अनुकूलित प्राणी जलवायु की चरम सीमा पर निम्नलिखित लक्षण प्रकट करते हैं। यानी कि अच्छी प्रकार से
अनुकूलन में अपने रहते हैं, जिस प्रकार वो अपने आप को अडॉप्ट कर लेते हैं, इस प्रकार उन्हें रहना अच्छा लगता है। अगर उस दशा में रहते हैं तो निम्नलिखित लक्षण प्रकट करते हैं। जैसे नंबर 1 है स्वास्थ्य एवं भार में न्यूनतम गिरावट। कहने का मतलब है अगर वो ठीक ठाक हैं तो उनके बीमारी मतलब स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा और भार में कमी भी नहीं आएगी। ठीक। नंबर 2 है पशु में उच्च प्रजनन क्षमता डेवलप होना। पशुओं में ज़्यादा से ज़्यादा प्रजनन क्षमता का विकास होगा। नंबर 3 है नेक्स्ट है पशु में उच्च बीमारी प्रतिरोधिता विकसित होना। कहने का मतलब है उनमें रोगों से लड़ने की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाती है। ठीक है। नेक्स्ट है मृत्यु दर में कमी आना। कहने का मतलब है अगर सब कुछ ठीक ठाक रहेगा और रोग भी नहीं लगेगा, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाएगी तो मरने की संख्या भी कम होगी, यानी मृत्यु दर में कमी भी आएगी। ठीक, क्लियर हुआ। अब ये पांचवा अब जैसे है नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ एडॉप्टेशन, यानी कि पशुओं में अनुकूलन के 2 कारकों द्वारा निर्धारित होते हैं। पशुओं में अनुकूलन 2 कारकों द्वारा निर्धारित होते हैं। एक है आनुवांशिक कारक यानी कि जेनेटिक फैक्टर, नंबर दूसरा है पर्यावरणीय कारक एनवायरमेंटल फैक्टर। ठीक है, ये दोनों आपको पता है, इसमें कुछ कहना लिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब नेक्स्ट आता है 6 नंबर पर, 5 पॉइंट हम खत्म कर चुके। 6 पॉइंट है भारत में पशुधन की स्थिति, यानी हमारे भारत में पशुधन की क्या स्थिति है। ठीक है, इसमें लिखते हैं नंबर ए है भारत में पशुपालन क्या है। भारत में अधिकतर जनसंख्या लगभग 56% खेती के कार्यों में लगे हैं। कितने? 56% खेती के कार्यों में लगे हैं। गाय व भैंसें जैसे दुधारू पशु पाल कर भारत में अधिकतर जनसंख्या लगभग 56% खेती के कार्यों में लगे हैं। हमारे यहाँ कृषि जोत का आकार बहुत छोटा हो गया है, मतलब कृषि आकार बहुत छोटा हो गया। छोटा होने के कारण क्या है, इसमें मशीनीकरण जो है पॉसिबल है नहीं। मशीन कहाँ पे पॉसिबल है, जैसे बड़े बड़े फार्मों में, खेतों में, बड़ी बड़ी जगहों पे वही मशीन चल सकती है। और उसके बाद क्या है, अब छोटे किसान क्या है, अपने छोटे किसान अपने यहाँ बैलों से पशुओं को पाल कर बैलों द्वारा जुताई करके और उनसे काम लेने, मतलब उनसे बोझा ढुलवाने आदि का काम करते हैं। यानी कि हमारे यहाँ कृषि जोत का आकार बहुत छोटा हो गया है। छोटे किसान या गांव के मजदूर गाय और भैंस जैसे दुधारू पशु पालकर क्या करते हैं, दूध का व्यवसाय करके अपनी मुख्य आय प्राप्त करते हैं। कहने का मतलब ये है छोटी जोत है, मतलब खेत कम है, तो वो क्या करेंगे, वो पशुओं को पालकर अपने खेत की जुताई भी करते हैं, बोझा भी ढुलते हैं, उससे काम भी लेते हैं और उसके पशुओं के दूधों को बेचकर अपनी आय का स्रोत बनाते हैं। ठीक है, छोटे किसान यही करते हैं। अब उसके आगे है हमारे देश में पाले जाने वाले पशुओं की संख्या। हमारे देश में पाले जाने वाले पशुओं की संख्या संसार में पाले जाने वाली संख्या का कुल 20% है, लगभग 20% है। ठीक है, यानी कि जो संसार पूरे विश्व में जो पशु पाले जाते हैं, हमारे भारत में सिर्फ 20% ही पाला जाता है उसका। ठीक है, बेसिक पशुपालन तथा फिशरीज स्टैटिस्टिक्स के अनुसार, यानी 2013 के अनुसार जो आंकड़े हैं, भारत में गाय 199.08 मिलियन, ये 2013 के आंकड़े हैं। जो हमारे यहाँ कितने पशु थे, जैसे गाय, भारत में गाय कितनी थी, 199.08 मिलियन, और भैंसें 105.34 मिलियन, भेड़ 71.56 मिलियन, और बकरी 140.54 मिलियन, सुअर 11.13 मिलियन तथा मुर्गियाँ 648.88 मिलियन हैं। हमारे देश में विश्व की गायों का 16.5%, भैंस का जो है विश्व में पशुओं का 57%, बकरियों का विश्व में 16.2%, भेड़ का विश्व में 5.7% तथा 5% मुर्गी पाली जाती हैं। ये सब विश्व के आंकड़े, ठीक, 2013 के अनुसार हैं। ठीक, ये क्लियर हुआ। अब इसके बाद आता है सेकंड पॉइंट बी है। बी हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। आज की क्लास सिर्फ यहीं तक। थैंक यू क्लास।